नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के साथ में कि जेपीएससी का प्रिपरेशन कैसे किया जाना चाहिए और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर के। वैसे तो कई दफ़ा मैंने जेपीएससी का प्रिपरेशन को लेकर के वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में कुछ खास अलग रहेगा। तो आप लोग जो कोई भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे ग्रेजुएट हो चुके हों या फिर ग्रेजुएशन में हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि कोई भी चीज़ों को आप पढ़ें तो एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें, और ये स्ट्रेटजी कैसे होगा और क्या होगा, ये तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। कई ऐसे स्टूडेंट जेपीएससी के हैं जिनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी जगह पर सरकारी नौकरी में पोस्टेड भी हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं जेपीएससी का भी तैयारी करूं साथ साथ में, क्योंकि आमतौर पर जिनका सिविल सर्विस नहीं हुआ रहता है तो कोशिश भी करते हैं स्टाफ सिलेक्शन का निकल जाने के बाद कि वो सिविल सर्विस का भी तैयारी करें। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहेगा। समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ बताने का भी कोशिश करूंगा कि आखिर आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जिससे कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। तो मेरा इस वीडियो में जो मेन फोकस रहेगा, जो मेन मेरा कंसंट्रेशन है इस वीडियो में बनाने का, वह है हमारा जेपीएससी को लेकर के। जेपीएससी को लेकर के जेपीएससी का प्रिपरेशन को कैसे किया जाए और इसका एक ऑथेंटिक सोर्स क्या होना चाहिए तैयारी को लेकर के। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट को। जेपीएससी में 3 फेज में इसके एग्जाम होते हैं। एग्जाम ही बोला जाए, इंटरव्यू को एक प्रकार से आपका पर्सनालिटी असेसमेंट का प्रोग्राम है, या फिर आपके जो भी आपके पर्सनालिटी को लेकर के जो भी आपका व्यू क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप क्या अप्रोच रखते हैं सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम्स को, तो भी एग्जाम ही है। तो फर्स्ट एक एग्जाम होता है हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिससे हम लोग पीटी बोलते हैं, और सेकेंड जो होता है वह होता है आपका मेंस का एग्जाम, और लास्ट होता है हमारा इंटरव्यू इंटरव्यू का एग्जाम। ये तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए। आमतौर पर लोग ये मान के चलते हैं और लोगों में ये परसेप्शंस भी रहता है कि अगर इंटरव्यू में फेल हो गए तो हो सकता है आपका सिविल सर्विस ना हो, लेकिन मैं ऐसा आप लोगों को नहीं कहना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी सारी बातें यहाँ पे मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके समझाऊंगा। जेपीएससी के प्रिपरेशन के लिए सबसे मुख्य बात है, आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे जो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि मुझे जेपीएससी का प्रिपरेशन करना है या सिविल सर्विस का तैयारी करना है। क्योंकि यह 1 महीने 2 महीने 6 महीने की तैयारी में संभव नहीं हो पाता है। आप कोई जीडी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरे एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये एक पैसेंस से भरा हुआ एग्जाम है। आपको जब तक आपके पास पैसेंस नहीं रहेगा, फुल एनर्जी नहीं रहेगा, तब तक आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये आप मान के चलिए। तो फर्स्ट है कि आपके पास एक धैर्य होना जरूरी है। जब तक आपके पास पैसेंस नहीं है, आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है सर, मैं धैर्य बना करके रखूंगा एग्जाम के लिए जब तक कि मेरा एग्जाम नहीं निकल जाए। नेक्स्ट है कि आपको रेगुलर पढ़ाई पे ध्यान देते रहना है। अब रेगुलर पढ़ाई पे ध्यान देने का मतलब क्या हुआ? ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि आप जिस चीज को पढ़ रहे हो वह आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और डेली उस पर आप प्रैक्टिस करें। सर प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करें तो करें कहाँ? उसके लिए फील्ड होता है, ग्राउंड होता है। तो आप जो है रेगुलर पढ़ाई करेंगे, और कहाँ पे करेंगे, क्या चीज़ को करेंगे? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि एक आपके पास एक करिकुलम हो, एक सिलेबस हो। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में टू द पॉइंट दिया हुआ है सारी चीज़ें, उस पर तो पहले आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मेक योर ओन नोट्स, खुद का नोट्स बनाए। मेक योर ओन नोट्स, आप अपना नोट्स खुद बनाएं। जो भी आप बुक से पढ़ते हैं उसका आपके पास ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। 2-3 बुक को आप, सबसे पहला मैंने क्या बताया कि धैर्य रखना है, रेगुलर पढ़ाई करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, और उस सिलेबस को आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहना है। ये बात हो गया।
अपना खुद का नोट्स बनाना है। सर नोट्स बनाने के लिए जो बात आती है वह आता है अब यहाँ से सोर्स क्या अपना है। क्या मैंने बोला कि सोर्स कहाँ से लें, सोर्स कहाँ से लें। आमतौर पर इन जनरल जो बातें होती है कि अगर आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले बुनियादी चीज होता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो सरकारी किताब को आपको पढ़ना होगा। ये मान लीजिए आप सरकारी किताब में सर होता क्या है, सरकारी किताब आपके लिए, हम सब के लिए वह है आपका NCERT, NCERT का बुक। NCERT का बुक पढ़े बिना आप कोई भी चीजों को फंडामेंटली तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हमें बोल दिया कि नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका बेसिक बुक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से, ये कौन सा बुक है, बेसिक बुक है। और ये बेसिक बुक्स की अंडरस्टैंडिंग ही आपकी सिविल सर्विस के लिए आपका फाउंडेशन का काम करता है। लोग ये मान के चलते हैं कि सर ये NCERT का तो सरकारी किताब है, इसका ज्यादा रेट नहीं है, 60-70 रुपये का बुक है, इसका क्या ही योगदान होगा इतना बड़ा ऑफिसर बनने में। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे कितना भी बड़ा पटाखे फोड़ लीजिए, बड़ा धमाका कर लीजिए, लेकिन वही 1 रुपया का माचिस का तिल्ली और एक तिल्ली से ही वो पटाखे में धमाका आता है। ये बात आप जान लीजिए। तो यहाँ पर आप वही चीज सोच करके चलिए कि जितना बड़ा भी एग्जाम है, चाहे UPSC का हो, JPSC का हो, BPSC का हो या अदर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, आप बिना NCERT का उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब तक आपको अच्छे से जो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक जितने भी सवाल हैं वो आपके NCERT पर बेस्ड होता है। सर NCERT बुक को क्यों रेफर किया जाता है समझिए। स्टैंडर्ड बुक तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे है कि आप यहाँ पे देखेंगे सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल जो बुक हो सके, और वह बुक है हमारा NCERT का। NCERT का बुक हो गया यहाँ से सबसे पहला सोर्स में। अब सवाल आता है कि क्या सर NCERT सफिशिएंट है? नहीं, मैं यहाँ पे लिखूंगा NCERT बुक काफी है? तो यहां पे सवाल होगा नहीं। क्यों सर? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, बोल रहा हूं कि आपको JPSC का तैयारी करना है, आपको सिविल सर्विस का तैयारी करना है, आपके कुछ हिस्से, कुछ पार्ट के लिए NCERT हो सकता है फायदेमंद, लेकिन जब आप PT का तैयारी करेंगे JPSC में तो यहाँ पे एक पोर्शन आपका पूरा का पूरा झारखंड GS है। कौन सा GS है? झारखंड का GS है। तो NCERT के अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा अलग बुक। इसलिए मैंने लिखा कि NCERT काफी सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट भी है मेंस प्रोस्पेक्टिव में। और मेंस का जब हम बात करेंगे अभी आगे चल करके वीडियो में, तो वहां पर भी समझेंगे कि सर इसका कितना योगदान है और कितना योगदान इसका नहीं है। सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में आमतौर पर होता क्या है कि बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि छोड़ना क्या है। पढ़ना तो खैर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें से छोड़ करके क्या चलना है, ये भी कहीं ना कहीं इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। आई होप ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा। हम आगे चलते हैं और बात करते हुए चलते हैं कि इन तमाम चीजें होने के बाद सर हमारे पास धैर्य हो गया, रेगुलर पढ़ाई भी करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे अपना खुद का, सोर्सेस के बारे में हमने बात किया। अब आइए यहाँ पे कि क्या पैटर्न है तैयारी करने का और किस तरीके से हमारा एग्जाम जो है, सवाल किस तरह से आते हैं, किस तरह से एग्जाम होता है, नंबर ऑफ पेपर्स क्या है, इस पर भी एक बार बात कर लिया जाए, क्योंकि ये भी तो महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट कितने हैं और तैयारी भी आप कैसे करेंगे, तो तैयारी तो इसी बेस पर किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात कर लूँ पीटी के बारे में बात कर लेता हूँ। पीटी का बात करें हम तो यहाँ पे समझिए, पीटी में 2 पेपर होता है आपके लिए, और वो पेपर फर्स्ट है हमारा जनरल स्टडी, जो कि सामान्य अध्ययन से रहता है, सामान्य ज्ञान से रहता है। नेक्स्ट है आपका झारखंड जीएस, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन होता है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब सर ये 200 मार्क्स का हमारा पीटी होता है। पीटी हमारा कितना मार्क्स का हो गया? तो 200 मार्क्स नहीं, 200 क्वेश्चंस है। मार्क्स तो यहाँ पे डबल मार्क्स होता है, 2-2 मार्क्स का होता है।
यहां पे ध्यान देने की बात है कि जब हम पीटी की बात करें तो झारखंड से हमारा कितना क्वेश्चन आया बाबू? झारखंड से 100 क्वेश्चन। आप लोग को बाबू बोल देता हूं, माफ कीजिएगा, ठीक है, आप लोग एक्सपीरियंस है। चलिए यहाँ पे जीएस की बात करें तो 100 झारखंड है। उसके बाद पेपर फर्स्ट में जो जीएस है वह आपका 10 क्वेश्चन यहां से भी रहेगा। टोटल जो हमारा झारखंड से है वह 110 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि झारखंड जीएस का कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीटी का। 90 मार्क्स यहां से आपका जनरल स्टडी से, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस और मिससेलेनियस से रहेगा। मैं अलग वीडियो में कोशिश करूंगा कि सारे टॉपिक का माइक्रो टॉपिक के साथ में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग में बता दूं कौन कौन सा टॉपिक है। अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस को, और सिलेबस को अच्छे से आप एक बार अंडरस्टैंड कीजिए कि पूछ क्या क्या रहा है, और उसी तरह से आप सिलेबस को, नोट्स को बनाइएगा। मेरा कोशिश ये रहेगा आप लोगों के साथ में कि टॉपिक वाइज, चाहे पीटी का हो या मेंस का हो, अभी मेंस के लिए मैंने 2 टॉपिक डाला हुआ है, कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, और बाकायदा एक एक टॉपिक को मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट वहां तक मैं पहुंचा करके आप लोगों तक ला पाऊं, जिससे कि आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वो फायदेमंद हो सके। मेरा कोशिश रहेगा। मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी सवाल हो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने का। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पीटी के बारे में हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे तैयारी करना है। झारखंड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें 2 पेपर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडी और सेकंड में आपका है झारखंड जीएस को लेकर के। दोनों पेपर में आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा, 2-2 मार्क्स का, और सेकंड पेपर में आपका कंप्लीट झारखंड जीएस रहेगा। फर्स्ट पेपर में आपका 10 मार्क्स का रहेगा झारखंड जीएस, बाकी आपका रहेगा जनरल स्टडी से। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आप लोगों के साथ में मेंस के लिए। मेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है सिविल सर्विस के लिए, क्योंकि पीटी का मार्क्स जो है दोस्त वो आपका फाइनल लिस्ट में, फाइनल रिजल्ट में नहीं बनता है। उसका कोई बहुत बड़ा रोल आपके फाइनल रिजल्ट तैयार करने में नहीं होता है। तो आप ये मान के चलिए कि सर जब इसका रोल नहीं है, सिर्फ पास करना है पीटी, बिल्कुल जो आपका कट ऑफ लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पास करना है, ताकि आप एलिजिबल हो पाए मेंस लिखने के लिए। क्लियर है? मेंस में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। कितने पेपर्स हैं इसमें? 6 पेपर्स हैं। 6 पेपर्स इसमें है। पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर की बात करें हम, तो फर्स्ट पेपर आपका क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग कहने का मतलब है कि सिर्फ इसे पास करना है। और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है सर? इसमें है हिंदी और नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। ये 2 है। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन नहीं, 50 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन, और ये दोनों में सिर्फ पास करना है आपको। यहां पे सवाल आता है कि सर 100 मार्क्स में से 33 मार्क्स लाना है आपको पास करने के लिए। ये जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे, सेकेंड पेपर आपके पास आता है, वह है आपका रीजनल लैंग्वेज का, जिसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा के रीजनल लैंग्वेज का। और रीजनल लैंग्वेज में आपका आमतौर पर स्टूडेंट खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी, ये सब लैंग्वेज पेपर रीजनल वाले लेते हैं। तो ज्यादातर मैं स्टूडेंट को जो समझ पाता हूँ, जो देख पाता हूँ, यहाँ पे खोरठा और नागपुरी, पंचपुरिया, यही 2-3 लैंग्वेज में ही स्टूडेंट लेते हैं। रीजनल लैंग्वेज जो है दोस्त आपका, वह है आपका 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। ये पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये पेपर से आपका मार्क्स नहीं जुड़ेगा फाइनल रिजल्ट तैयार होने में। तो आपको समझना है। अब जो पेपर है हमारा लैंग्वेज का, रीजनल लैंग्वेज का, तो ये रीजनल लैंग्वेज का जो पेपर है 150 मार्क्स का,
इसका मार्क्स आपका जुड़ेगा फाइनल रिजल्ट में। तो ध्यान रखना है कि रीजनल लैंग्वेज में आपको ध्यान देकर के चलना है। इसमें जो भी सिलेबस है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एक टॉपिक का, और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हम कोशिश करेंगे कि कोर्स इस चैनल में कंप्लीट करवाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो 2 पेपर जो था आपका, एक तो हमारा क्वालिफाइंग को लेकर के और दूसरा हमारा खोटा को लेकर के, या फिर यूं कह लीजिए आप जो भी लैंग्वेज रखना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेपर के रूप में है वह पेपर है हमारा थर्ड पेपर, और थर्ड पेपर के बाद जो पेपर है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 पेपर तक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जनरल स्टडी के रूप में इसे हम लोग देख रहे हैं। थर्ड पेपर जो है हमारा वह है हमारा हिस्ट्री और साथ साथ में इसका है ज्योग्राफी। ध्यान से समझिएगा, अब जो है थोड़ा सा समझने की बात है। यहां 100 मार्क्स हिस्ट्री में और 100 मार्क्स आपका ज्योग्राफी से रहेगा सवाल। ये पेपर आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा। यहां पे ध्यान देना दोस्त, अगर आप इसको ध्यान दे देंगे तो आपको ठीक ठाक समझ में आएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं आपको। यहां पे हिस्ट्री से जो आपका 100 मार्क्स का जो 100 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, इसमें भी देखिए कैसे बाइफर्केशन करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। ध्यान से गौर से समझिएगा। है तो एग्जाम मेंस का, लेकिन यहां पे मेंस में कुछ कुछ सवाल जो है आपके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। यहां पे 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव होगा, 10 क्वेश्चंस जो होगा वह आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और ये 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का यहाँ पे वैल्यू होगा 2 मार्क्स। इसका मतलब है कि 20 मार्क्स आपका यहां से बचा। कितना सर? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स के लिए यहाँ पे आप आ जाइए कि यहाँ आप जब देंगे एग्जाम आप, तो ऐसे मैं ड्रॉ करता हूं, आप समझ लीजिएगा कि इसमें से आपको 4 सेक्शन है हिस्ट्री में दोस्त, 4 सेक्शन है सर। 4 सेक्शंस कौन सा है? एक तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है दोस्त, दूसरा मेडिएवल हिस्ट्री है, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री है, और चौथा झारखंड हिस्ट्री है। 1 2 3 4, यहां पे ध्यान देना गौर से। तैयारी स्ट्रेटजी अब स्टार्ट हो गया है, कैसे करना है। आप ये 4 में से 2 पोर्शन को जरूर कर लीजिएगा, एकदम ऐसा कंप्लीट करना है कि इन 2 पोर्शन से सवाल नहीं छूटना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं सर? क्योंकि यहां पे 80 मार्क्स बचा है आपके पास, तो 80 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चन करना है मात्र, और एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 40 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। तो यहां पे सर आपके पास 4 सवाल रहेंगे, 2 3 और 4। ये चारों में से आपको ऑप्ट करने का, चूज करने का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो आप चूज करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सवाल को कर सकते हैं। तो आपका अगर एंशिएंट हिस्ट्री अच्छा है तो एंशिएंट वाला सवाल को 40 मार्क्स का कर लीजिए। अगर आपका मेडिवल है तो मेडिवल से आप एक सवाल कर लीजिए, 2 पोर्शन अच्छा है तो आपका। या फिर आपका मॉडर्न अच्छा है तो मॉडर्न से एक सवाल कर लीजिए, और अगर आपका झारखंड हिस्ट्री से सवाल अच्छा है तो वहां से कर लीजिए। अब यहाँ पे सर क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए आदमी को? झारखंड हिस्ट्री तो आपको दोस्त पढ़ना ही पढ़ना है, तो झारखंड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आप फिक्स रखिए। झारखंड हिस्ट्री से एक सवाल आप फिक्स रखिए मेंस के लिए, क्योंकि ये आपके पीटी के लिए भी अच्छे हैं, और झारखंड का एग्जाम आप दे रहे हैं तो झारखंड से रिलेटेड वाला पोर्शन अगर छोड़ेंगे तो ये दुख की बात है, क्योंकि कॉपी चेक करने वालों के माइंड में ये भी एक माइंडसेट रहता है कि ये लोकल लड़का है, झारखंड के बारे में जान रहा है। ऐसा मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी बेस्ड ऑफिसर चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी क्षेत्र से हो। यूनियन इंडिया के जितने भी टेरिटोरियल क्षेत्र हैं वहां से कहीं से भी आ सकते हैं। तो आमतौर पर झारखंड में अगर आप ऑफिसर बनेंगे तो झारखंड की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, और ये पोर्शन हर एक स्टूडेंट करते हैं। नेक्स्ट, इसमें से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को आप अपने तरीके से चुन लीजिए। जैसे आप मॉडर्न चुनना चाहते हैं तो मॉडर्न से कर लीजिए। इस तरह से आपका हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट समझ में आ रहा होगा, आई होप। सवाल सर यहाँ पे है कि ये तो सब्जेक्टिव है, यहाँ पे 1 2 नंबर 5 नंबर, किसी का अच्छा राइटिंग रहा, किसी का अच्छा कंटेंट रहा, तो आगे पीछे फ्लैक्चुएट हो सकता है, लेकिन आपका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इस 20 मार्क्स पर भी लेने की कोशिश करना है। कैसे करें सर, कहां से करें? जब आप पीटी का तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए वो 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करने का कोशिश करें,
और नहीं तो जितना भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, पीटी में पूछा गया, मेंस से पूछा गया, या अदर कोई स्टेट पीसीएस का पीटी में सवाल अगर पूछा गया है तो उसे भी आप लगा लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि ये 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का सही हो, आपका 20 का 20। समझ में आ रहा होगा चीजें, मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूं समझाने का। सेम पैटर्न आपको, यही पैटर्न आपको कहां पे अप्लाई करना है दोस्त, ज्योग्राफी वाले में। ज्योग्राफी में भी सेम यही पैटर्न है दोस्त कि यहां पर आपका 20 मार्क्स और यहां पे आपका 80 मार्क्स। यहां पर भी 4 सेक्शन है जिसमें कि झारखंड वाला आपको लेकर के चलना है, ऑब्जेक्टिव के लिए है। आई होप कि तीसरा पेपर के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी पढ़ना तो सभी है, पढ़िए सभी, लेकिन करना क्या है कि एक स्ट्रेटजी के साथ एक फुट मतलब प्रूफ के साथ पढ़िए ताकि आपके एग्जाम में जो सवाल है उसको आप कर पाए अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं चौथा पेपर का। फोर्थ पेपर में क्या है आपको पढ़ना, इसे पढ़ना है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन प्लस में गुड गवर्नेंस और साथ ही साथ इसमें है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग पबएड बोल देते हैं शॉर्ट में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पर भी आप देखेंगे ये आपका 100 मार्क्स रखता है और यह भी आपका 100 मार्क्स रखता है। सेम पैटर्न जो पहले हम लोगों ने थर्ड पेपर में देखा था, सेम पैटर्न यहां पर भी लागू होगा आपके लिए। लेकिन यहां पे सर झारखंड का पोर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड के बारे में स्टेट लेजिस्लेचर वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तो झारखंड के कंसर्न से आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सेक्शन नहीं है ए बी सी करके, यहाँ पर भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। एक सेक्शन में पूरा का पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, तो पॉलिटी और गुड गवर्नेंस, ये ध्यान लेके चलना है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा आप लोग को करवा दूंगा, अभी तो कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो डालने का, इसके रिकॉर्डर के साथ में, सारे कंटेंट के साथ में, तो आप लोगों को आई होप हेल्प हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं उनके लिए तो खास तौर पर तो अच्छा ही रहेगा। मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में ही ज़्यादातर कंटेंट दे पाता हूँ। 5 नंबर में देखिए, 5th पेपर जो है आपका वह है आपका इकोनॉमिक्स का, और साथ में इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका 200 मार्क्स का रहेगा। इसमें टोटल अगर देखेंगे सिलेबस में दोस्त, तो ए बी सी करके A, B, C, D और E, ये 4 सेक्शन है इसमें। टोटल कितना, 4 में 5 सेक्शन है। और पांचों सेक्शन से पहले तो यहाँ पे आप ऐसे बाइफरकेट कर लीजिए। यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, और यहाँ पर आप देखें कि आपको यहाँ पे करना कितना क्वेश्चन है। ये पांचों सेक्शन से आपको एक एक सवाल रहेगा, अथवा में करके रहेगा, जिसमें कि आप उसको कीजिए, इसको ऑप्ट करने का ऑप्शन, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, सारे सेक्शन वाले, जिसमें कि आपका 32 मार्क्स का, कितना 32 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अब इसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि 5 सेक्शन है दोस्त, तो यहाँ पे 10, 15 और 16, 160 मार्क्स यहाँ पे और 40 मार्क्स आपका यहाँ पे, टोटल 200 मार्क्स इस तरह से यहाँ पे होगा। यहाँ पे आपको 5 सवाल करने हैं इकोनॉमिक्स, पेपर 5 पे याद रखिएगा 5 सवाल आपको करने हैं। समझ में आ रहा होगा दोस्त? मैं बार बार पूछ लेता हूँ आप लोगों से, आप लोगों को ख्याल है मुझे। देखिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया 5वां पेपर, अब 6th पेपर की बात कर लेते हैं। 6th पेपर की तैयारी कैसे करना है। 6th पेपर में आपका है साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चरल एंड जो भी टेक्नोलॉजी है, पेपर 6 में। पेपर 6 में क्या है हमारा, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, ये तमाम चीजें हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, सारा चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यह इसमें भी आप देखें तो इसमें भी आपको ग्रुप यानी सेक्शन A, B, C, D और E देखने को मिलेगा, और ये सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है।
ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सॉरी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री तो नहीं है, फिजिक्स है, लाइफ साइंस है, ये जितने भी यहाँ पे सेक्शन है, 5 सेक्शन, इन्वायरमेंट भी है यहाँ पे, ईवीएस, इन्वायरमेंट भी है। यहाँ से भी आपको 200 मार्क्स का ये पेपर है दोस्त, इसको भी बायफर्केट कर लीजिए। 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 2-2 मार्क्स में, 40 मार्क्स, और 5 सेक्शन है तो सारे सेक्शन से आपका एक सवाल रहेगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 160। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे तैयारी करना है। पहला 3rd पेपर और 4th पेपर में आप दिमाग लगा सकते हैं, उसमें 2-2 सेक्शंस को करने का, 2-2 ग्रुप को कर लेने का। लेकिन बाकी जो आपका 5th पेपर है इकोनॉमिक्स का, उसमें सारे के सारे टॉपिक को पढ़ना है, और उसमें से एक एक सवाल सभी का रहेगा, जिसमें 5 सवाल करने हैं और 32-32 मार्क्स का रहेगा। साइंस एंड टेक में आपके साथ इसी तरह से है, जो लास्ट पेपर है आपका, उसमें 32 मार्क्स का एक सवाल रहेगा और 5 सब्जेक्टिव सवाल को करने हैं, ऑब्जेक्टिव आपके पास 20 रहेंगे। कितना मैं समझा पाया आपको इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बताइएगा जरूर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर सब्जेक्ट इतना तो है, सिलेबस इतना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, आप लोगों से एक बात और भी मैं साझा करना चाहूंगा कि आप लोग पैशंस नहीं खोइएगा, धैर्य नहीं खोइएगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव में आना चाहते हैं, सिविल सर्विस में, तो ये बहुत धैर्य की परीक्षा है, पैशंस की परीक्षा है। घबराइएगा, विचलित होइएगा, दूसरों के साथ कंपैरिजन कीजिएगा कि उसका जीडी निकल गया, एसएससी निकल गया, रेलवे निकल गया, बैंक निकल गया, मेरा दोस्त यहाँ पे है, वहाँ पे फलाना ढिमकाना, तरह तरह की तरंगे अगर आपके मन में चल रहे हो, वेव्स चल रहे हो, तो आपको ये डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। जिस दिन होगा बेहतर होगा, यही उम्मीद से करता है और तैयारी करना है। अब मैंने क्या बताया कि नोट्स आपको बनाते हुए चलना है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड भी करूं। मैं हैंड राइटिंग वाला नोट्स का ही वीडियो बना दूंगा अगर कोशिश रहेगा तो, वरना मैं पीपीटी बनाकर कोशिश कर रहा हूं बनाने का। आपको बेसिक के लिए मैंने बताया कि एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है, तो कोशिश कीजिए कि 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक का पहले एनसीईआरटी को पढ़िए। लैंग्वेज कोई भी हो मैटर नहीं करता, कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए, वो तो मैं अलग बात है, मैं कंटेंट आपको इंग्लिश में देने की कोशिश करता हूँ। कोई भी चीज़ें हैं 6th क्लास से 10th क्लास तक का एनसीईआरटी को पढ़िए। तो सब्जेक्ट इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें ज्योग्राफी का बुक पढ़ना है, इसमें हिस्ट्री का पढ़ना है, इसमें इकोनॉमिक्स का पढ़ना है, इसमें आपको पॉलिटी जिसको सिविक्स बोलते हैं, पॉलिटी जिसको सिविक्स बोलते हैं, घबराना नहीं है, और आपको 10th क्लास तक का साइंस का बुक पढ़ना है। यहाँ तक पढ़ने के बाद सारे का सारा आप लोग की नोट्स बनाइए। क्या बनाइए? की नोट्स, अपना खुद का नोट्स बनाइए, एक स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी में बकायदा मेहनत कीजिए। 1 साल लग जाए, 6 महीना लग जाए, लेकिन नोट्स आपके पास होना चाहिए। आप प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? आपके पास ग्राउंड ही नहीं रहेगा, तो आपका ग्राउंड यही है, इसी पर ना आप तैयारी करेंगे, इसी को ना आप पढ़ेंगे, इसी को ना रटेंगे आप, इसी को ना अंडरस्टैंड करेंगे, इसमें ही आप चीजों को ऐड ऑन भी करेंगे। कभी कोई चीज नया चीज आए तो किस में ऐड ऑन करेंगे? देखेंगे टॉपिक में ये चीज मिलता जुलता है, यहाँ पे ऐड करेंगे। ये हो गया। उसके बाद आप 11th क्लास से 12th क्लास तक का एनसीईआरटी, इसमें ज्योग्राफी इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 11th 12th का। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक में आपको पढ़ना क्या है? 11th क्लास का इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ना है। 12th क्लास का इकोनॉमिक्स में दोस्त आपको माइक्रो नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? माइक्रो। आपको पढ़ना है क्या? मैक्रो पढ़ना है। और मैक्रो से स्पष्ट सवाल रहता है, इनकम निकालने के लिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तमाम सवाल जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी को, डेमोग्राफी को, ये तमाम चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैक्रो से कंप्लीट करना है। ये 2 सब्जेक्ट बताया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। और इसमें ध्यान रखना है कि जेपीएससी मेंस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट हुआ। चौथा सब्जेक्ट के रूप में आप यहाँ पे पॉलिटी को भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ये तमाम एनसीईआरटी का पढ़ने के बाद कुछ सर इसके अलावा कुछ दूसरा सब्जेक्ट का अलग अलग बुक बताइए। चलिए उसके बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं
कि आपको और भी कौन कौन से सब्जेक्ट का, कौन कौन से बुक को प्रीफर करना चाहिए, और अपने नोट्स में और भी धारदार बनाने के लिए, और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और आपके अपने नॉलेज को, देखिए एग्जाम पास करना दैट इज वेरी गुड, आपको पास करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपको नॉलेज रखना बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ झारखंड में पढ़ रहे स्टूडेंट के साथ नहीं है, दिल्ली मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, पटना में, और ना जाने कई ऐसे जगह पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट और बेस्ट से बेस्ट ब्रेन के साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ आपकी लड़ाई है। तो आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट, यूनिक, एकदम ऑथेंटिक कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए भाई आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम पास कर जाइएगा दैट इज अनदर थिंग, बट आपको अपने माइंड को ना क्रिटिकली एनालिसिस के लिए तैयार रखिए, स्ट्रॉन्ग बना करके रखिए। तो इसके लिए आपको गहन अध्ययन करना ही होगा, चाहे आप कभी भी कीजिए, अभी कर लीजिए या बाद में कीजिए, करना तो है, करना ही पड़ेगा। चलिए अब यहां पे देखते हैं आगे। पॉलिटी के लिए दोस्तों, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, माजिद हुसैन, या फिर यहां पे सविंदर सिंह भी ले सकते हैं, सविंद्र सिंह। और अगर ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, तो एक जीसी लियोंग, जीसी लियोंग की बुक आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें तो रमेश सिंह, रमेश सिंह एनसीईआरटी के अलावा, या फिर अभी एक आपका बुक देखेंगे जो आप आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया का पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया सर ने फिर इकोनॉमिक्स में लिखे हैं, तो नितिन सर का है, नितिन सिंघानिया, ये हो गया। उसके बाद हम बात करें यहां पे, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री के लिए बात करें आप, हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र, अहीर का भी बुक पढ़ सकते हैं आप, ये बहुत अच्छा बुक है। और यहां पे बात करें हम, इकोनॉमिक्स का हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ईवीएस का बात करें हम लोग, तो यहां पे शंकर आईएएस, शंकर आईएएस का बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। इन सब चीजों के अलावा साइंस का बात करें अगर आप, तो साइंस आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और 11th या 12th क्लास का जो बायोलॉजी है उसमें बहुत सारा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप कवर कर लीजिएगा, वो हो जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स आपको देखते रहना, ये पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके इकोनॉमिक्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ डेटा अपडेट होते रहता है, आंकड़े, सर्वे, बजट, ये तमाम चीजों पर ये डेटा आपको काम करेगा करंट अफेयर का। और जब भी आप पॉलिटी का लिखें सवाल, ज्योग्राफी का लिखें, हिस्ट्री का लिखें, इकोनॉमिक्स का, करंट अफेयर इन्वायरमेंट में तो बहुत जरूरी है, साइंस में जरूरी है, तो ये सब चीजों के लिए आपके लिए फायदा करेगा करंट अफेयर से। बाकी देखिए, एक टीचर आपको कितना भी गाइड करे, आपको 80-70% है, लेकिन आपको 10-20% आपको खुद से अलग बनना होगा, क्योंकि टीचर सभी को एक यूनिफॉर्मिटी के आधार पर सभी को गाइड करते हैं, सभी लोग बातों को सुनते हैं। जो स्टूडेंट रूम जाकर के, घर जाकर के अच्छे से अपना अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं, वो अलग राह से आगे निकल जाते हैं। कोशिश ये करना है कि आप कैसे चतुर बन सकें। कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़िए, योजना पढ़िए, वीकली जो भी आते हैं या मंथली जो आते हैं मैगजीन उसे पढ़िए, 6 मंथ में जो आता है उसे पढ़िए, और अपना नोट्स को कंपाइल करते हुए जाइए। इसके अलावा लास्ट बात आप लोगों के साथ बताना चाहता हूं कि ये सब चीजों का जब तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको कितना घंटा स्टडी करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम आता है, एक तो आता है सर आप वर्किंग में हैं, और एक आता है कि सर आप नॉन वर्किंग में हैं। तो मैं सबसे पहले वर्किंग के लिए बात कर लेता हूँ। वर्किंग में जो भी है वो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में कम से कम आप 2 से 3 घंटा का पढ़ाई कीजिए, ज्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा, मिनिमम कम से कम 2 घंटा आप कीजिए। शाम में लंच डिनर वगैरह करने के बाद या उसके पहले कुछ हल्का खाना खाने के बाद यहाँ पर भी 2 से 3 घंटा पढ़ाई कीजिए, इससे ज्यादा फिलहाल नहीं कीजिए आप।
ऑफिस अगर आपका ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, ज़्यादा अगर वर्कलोड नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पर भी नोट्स अपना ले जाइए बैग में, और वहाँ पर भी आप एक टारगेट लगा लीजिए कि 1 महीना में ना मुझे ये टॉपिक ऑफिस में कंप्लीट कर लेना है, 2-3 घंटा निकाल करके साइड होकर के। और इसके अलावा ये तो हो गया जो जॉब में है, जो वर्किंग में है, जो वर्किंग में है। नेक्स्ट है जो बिल्कुल तैयारी ही कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट कम से कम सुबह में 4 घंटा और दोपहर शाम मिला करके इधर भी आप कम से कम 4 घंटा, 4 से 5 घंटा इतना स्टडी कीजिए। अब सर 4-4 8 घंटा मिनिमम आपको 6 से 8 घंटा स्टडी करना है। और ऐसा स्टडी करना है फ्लिप फ्लॉप की तरह नहीं कि सर अभी पढ़ लिया फिर मन किया पढ़ेंगे, नहीं मन किया नहीं पढ़ेंगे, स्विच ऑफ किया शट डाउन, कुछ भी ऑथेंटिक नहीं। जो भी पढ़ें आप, जितना भी टॉपिक पढ़ें, मैं नहीं बोलता हूँ कि एक ही बार में सारी चीज़ पढ़ना है, लेकिन जितना भी चीज़ें आप पढ़ें तो उस चीज़ों को आप ऑथेंटिक तरीके से पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए और बाकायदा वो नोट्स को रखिए और उसको रिविजन कीजिए। ये दोनों के लिए बात मैंने किया, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये दोनों के लिए क्या कॉमन बात है सर, जो बता दीजिए आप। कॉमन बात ये है कि अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फ्रेंड्स का जो सर्कल है आपका, उसमें उन लोगों को रखिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। ये आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा, ये आपको सूखने नहीं देगा, आपको आपकी जो इंस्पिरेशन है, आपका जो मोटिवेशन है वो चार्ज रखेगा। एक एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए कि एक घड़ा है दोस्त, और उस घड़ा में पानी भरा हुआ है, और मैं आपको बोलूं कि ये घड़ा ले जाइए और फिर मुझे 4 दिन के बाद ये घड़ा ला करके दीजिएगा, पानी नहीं सूखा हुआ होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पूरा ठंडे जगह पे रखिएगा और उसे और दिमाग लगाइएगा। तो क्या कीजिएगा कि चारों तरफ से पानी डाल दीजिएगा और घड़ा को बैठा दीजिएगा। क्या होगा, पानी घड़ा का नहीं सूखेगा। आप पूरा चार्ज है एग्जाम के लिए और साइड से आप पूरा तापमान भरे हुए लोगों को रखे हुए हैं, तो घड़ा का पानी सूख ही जाएगा ना। आप अगर तैयारी के लिए हैं तो अपने सराउंडिंग्स में भी वैसे लोगों को रहिए जो तैयारी कर रहे हैं। अब सर ऑफिस में कौन मिलेगा, आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा सर्कल, 1-2 लोग टॉक करने के लिए, बात करने के लिए। तो अपने सर्कल में भी वैसे लोगों को रहिए जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको आइडिया बताएंगे, कुछ सब्जेक्ट बताएंगे, कुछ टॉपिक बताएंगे, कुछ नॉलेज को शेयर करेंगे। तो उससे क्या है कि आपका भी बेहतरीन होगा, आप भी उससे पंपर्ड होंगे, परिपोषित होंगे और आपके एग्जाम में वो फायदा पहुंचाएगा। ये आखिरी बात था। बाकी आप लोग अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। लगे रहिए, जब तक एग्जाम ना निकले, जब तक आप पदाधिकारी ना बने, खूब मेहनत कीजिए। और ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, कैसा लगा, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। मुख्य रूप से ये वीडियो यही था कि तैयारी कैसे करें आप, अपना सोर्स क्या अपनाएं, सिलेबस क्या है, ये तमाम वीडियो पर बात करें। बाकी और भी एक्यूरेसी, देखिए वीडियो के सेशन में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को तो बता नहीं पाते हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। ऑफलाइन क्लासेस में क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं बता पाता हूँ। अगर आप हजारीबाग में रह रहे हैं और सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, तो बेझिझक आप स्टडी प्लस से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को एक अच्छी मुकाम दे सकते हैं। मेरा भरपूर कोशिश रहेगा कि हर एक टॉपिक को आपके जहन तक, आपके अंडरस्टैंडिंग को पहुंचा करके आपको रूबरू करा करके लबालब कर दूं और आपको प्रैक्टिस इतना करा दूं कि आप एग्जाम निकालने के लिए रेडी हो जाएं। स्टडी प्लस में आ सकते हैं आप लोग। बाकी आप सभी को पता है सारा चीज़ें, और मिलते हैं नई वीडियो में। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।